आगे बढ़ना हम चाहेंगे, खास करके जो टॉपिक था भारत के भूगोल को लेकर के। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैंने बीपीएससी पीटी को रणनीति को लेकर मैंने चर्चा की थी कि 65 में बीपीएससी पीटी में किस पर फोकस करना। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के साथ इसे शुरुआत किया हूँ और कोशिश होगी अन्य सब्जेक्ट के साथ भी मैं जुड़ने का मैं प्रयास करूँ। तो पहली कोशिश जो अपने सब्जेक्ट को साथ लेकर के थी उसी चीज़ों को लेकर चलूँगा। सबसे पहले भूगोल को देखने का प्रयास करें कि ज्योग्राफी अगर जीएस का स्तर पर देखते हैं तो यहाँ 3 खंड आपको मिलता है। एक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का खंड आता है, दूसरा जो है इंडियन ज्योग्राफी का है और तीसरा जो है क्वेश्चंस बिहार भूगोल का यानी बिहार ज्योग्राफी को लेकर के। 3 स्तर पर इसकी तैयारी है, 3 अलग अलग खंडों की तैयारी है। लेकिन यहाँ मैं जो वीडियो जो तैयार किया हूँ वो वीडियो आपको 3 चरणों में इसे मिलेगा। पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम चलना चाहेंगे कि चैप्टर वाइज टॉपिक को लेकर चलेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना है। एक सेकंड चरण में इसको डिटेल कॉन्सेप्ट जिससे फैक्ट की बात होगी और आप पीडीएफ भी इसके साथ साथ तैयार होगा वो। तीसरा चरण में मेरी कोशिश होगी कि प्रीवियस सवाल क्वेश्चंस जो यूपीएससी और बीपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो पूछा गया है और इसका जो कलेक्शन जो है कई मैगजीन्स में भी आगे, कई किताब में भी आगे, घटना चक्र में भी आ चुका है, तो हम उसी क्वेश्चंस को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि आखिर का आंसर है तो क्या है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वाइज पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी में भी अगर आप चलेंगे तो 2 खंड आते हैं। एक आता है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन को ही आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, यानी फिजिकल का पोर्शन है, दूसरा ह्यूमन का। इंडियन के साथ भी यही पोर्शन है, फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी और ह्यूमन इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें ह्यूमन में इंडियन इकोनॉमी भी आ रहा है, खास करके कृषि है, खनिज है, उद्योग है, परिवहन के साधन है, जनसंख्या है, नगरीकरण है, ये ह्यूमन पार्ट। बिहार के संदर्भ में भी इसी रूप में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 सेक्शन में जो बांटा है, बिहार का भूगोल है, फिर है भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इनमें से सबसे पहले जो शुरुआत मैं करना चाहूँगा इंडियन ज्योग्राफी को लेकर सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा। इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर पर सबसे पहले कर दूँ कि एक चैप्टर पर मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी वीडियो को लेकर कई फैक्ट जो होंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं, उन चीज़ों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट देने का पर्पस यह है कि कई लोग 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, क्रमिक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट समझाने का है कि एक वीडियो के माध्यम से हम उस चैप्टर में क्या पहलू होता है, क्या कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, कहाँ अध्ययन करनी चाहिए, किस किताब से अध्ययन करनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ें पर चर्चा होगी। आज एक पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा मैं कर दूं कि चैप्टर कौन कौन है। तो देखिए इसे पीडीएफ के माध्यम से मैं देना भी चाहूँगा, लेकिन फिलहाल चैप्टर के नाम पर देख ले कि भारत का एक सामान्य परिचय। ध्यान है, पहला चैप्टर है भारत का एक सामान्य परिचय, नंबर 1 में आएगा। दूसरा आएगा भारत की प्राकृतिक पृष्ठभूमि या प्राकृतिक ऊंचावत, जिसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, इसकी चर्चा होगी। तीसरा चैप्टर जो है अपवाह तंत्र की चर्चा होगी। चौथा जो है सेक्शन जो आता है भारत के संरचनात्मक विकास की, जियोलॉजिकल हिस्ट्री की चर्चा होगी। 5वां के रूप में भारत की जलवायु की चर्चा होगी और छठा जो है मिट्टी और वन की चर्चा होगी। ये फिजिकल पार्ट का हिस्सा है। इसके बाद का हिस्सा पर जो चर्चा करेंगे जिसमें कृषि होगा एक पोर्शन, दूसरा है खनिज, तीसरा है परिवहन के साधन, चौथा जो है उद्योग है, 5वां जो है खास करके मानव संसाधन है, नगरीकरण सेक्शन आता है और मिसलेनियस खंड, यानी 6 चैप्टर, इससे 6 चैप्टर यानी 12 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी को हम तैयार करना चाहेंगे और इसे 12 क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ भी हम जोड़ेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद ये तो बेसिक है, इसके बाद हम डिटेल भी करेंगे। तो चलिए आज के साथ सबसे पहले ये चैप्टर जो है भारत का समान परिचय है, इसके अंतर्गत 5 खंड है। ध्यान रखेंगे इस वीडियो को मैंने ए भाग में बांटा है और एक इसको जो डिटेल में करूंगा तो सेक्शन
ए का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। यानी चैप्टर नंबर 1 है, इसे वीडियो नंबर 1 क्या, वीडियो का एक जो सप्लीमेंट्री पार्ट जो होगा वो ए बी सी डी ई। उसी प्रकार दूसरा वीडियो जो दूसरा चैप्टर की ओर आएंगे उसका भी सप्लीमेंट्री पार्ट जो होगा उसे भी 2A 2B 2C करके उस तरह मैंने कोडिंग किया है, चीज चर्चा करूंगा। तो आज सबसे पहले देखेंगे, पहला वीडियो में हम लोग चर्चा करने हैं भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, क्षेत्रफल, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा भारत का। इन पांचों से खंड से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। इसको जितना डिटेल जानेंगे उतना फायदा होगा, क्योंकि ये सवाल कई हैं, इससे पीटी के भी सवाल आते हैं, कई मेंस के भी सवाल आते हैं। उन सवालों के साथ हम सभी को जुड़ना होता है। तो सबसे पहले चर्चा करें भारत की अक्षांशीय स्थिति। ये स्पष्ट रूप से है कि भारत कहाँ पर है, ये सवाल है। तो भारत आप सब कुछ पता है कि ग्लोब को आप जानकारी है, ग्लोब में आप अक्षांश की जानकारी रखते हैं, देशांतर की जानकारी रखते हैं। अक्षांश के स्तर पर हम 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति जो है ऑलरेडी उत्तरी गोलार्ध में आता है, एक पहलू अक्षांशीय स्थिति है। और जहां पर अक्षांशीय स्थिति है तो हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि विषुवत रेखा से कितना दूर, क्योंकि विषुवत रेखा पर है तो सबसे ज्यादा गर्मी विषुवत रेखा पर पड़ता है। दूसरी चीजों को हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि यह जो कर्क रेखा यानी 23 डिग्री से कितना दूर है, क्योंकि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री और कर्क रेखा यानी 37 डिग्री, अगर अंग्रेजी इस सब पर चर्चा करें, विषुवत रेखा को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं और कर्क रेखा को कैंसर लाइन की संज्ञा देते हैं। इन दोनों के बीच का जो पार्ट अगर होगा ये पार्ट उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल पार्ट कहलाता है। लेकिन 23.5 से लेकर के अगर 66 की चर्चा करेंगे तो यहाँ जो हम लोग कहते हैं टेम्परेट पार्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय पार्ट की संख्या हम लोग देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत की अवस्थिति कितना है। विषुवत रेखा से जितना निकट होगा गर्मी पड़ने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, और दूसरी बात है गर्मी ज़्यादा होगा अगर समुद्र निकट है तो स्वाभाविक वर्षा होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ एक सवाल यहाँ स्पष्ट रूप से है, एक सवाल जो आता है कि भारत का आधा हिस्सा उष्ण कटिबंध में है और आधा हिस्सा शीतोष्ण में, फिर भी भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है और वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ये सवाल पूछा जाता है अक्षांशीय स्थिति को लेकर। चलिए इस वीडियो पर हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, लेकिन अब दूसरे खंड की ओर चर्चा करें। देशांतरीय विस्तार में देखेंगे, हम सभी को पता है कि एक अक्षांश और देशांतर दोनों एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा जा रही है वो स्पेशली कहलाती है देशांतर। तो देशांतर के आधार पर ही संपूर्ण ग्लोब 2 गोलार्धों में 2 हेमिस्फीयर में है, एक ईस्टर्न में है दूसरा वेस्टर्न है। भारत की स्थिति जो है ईस्टर्न में, ध्यान रखना है, भारत की स्थिति जो है ईस्टर्न में है। 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा से अगर दाईं ओर है तो ईस्टर्न कहलाएगा, अगर बाईं ओर है तो वेस्टर्न कहलाएगा। इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं, दोनों को समझने का प्रयास करें। ये ग्लोब है, इस विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के कारण ये दो गोलार्ध में बटा, एक उत्तरी गोलार्ध यहाँ से यहाँ है पोर्शन, गोलार्ध नाम से यह स्पष्ट है, गोल अर्ध यानी कि अर्ध गोला या गोला का अर्धभाग, ये उत्तरी हिस्सा है और वही ये दक्षिणी हिस्सा है। तो ये अक्षांश के आधार पर ही तय होता है। दूसरा हम लोग चर्चा करें, देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें। यह देखेंगे ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ साउथ में भी पुनः देखेंगे 2 गोलार्ध में आता है। यह जो है पूर्वी गोलार्ध की चर्चा कर रहा और यह जो है पश्चिमी गोलार्ध की चर्चा कर रहा। तो भारत जो है इसमें ऑलरेडी पूर्वी गोलार्ध में और इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में। तो हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री से कितना है। दूसरी चीज 0 डिग्री देशांतर जो खास करके ग्रीनविच रेखा के नाम से, प्राइम मेरिडियन टाइम के नाम से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है, उससे कितनी दूरी है तो 5.5
घंटा का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखने समझना है, खासकर देशांतर की स्थिति को जानना समझना तब महत्वपूर्ण होता है जब टाइम की बारी आती है। तो टाइम को जानना है कि आप देख सकते हैं कि गुजरात में या आप अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय 5 बजे हो जाता है जबकि गुजरात के पास 7 बजे होता है। तो आखिर का कारण क्या है? तो इसका जो व्याख्या हम लोग जब भी करेंगे तो देशांतरीय विस्तार के आधार पर ये संभव हो सकेगा। तीसरी चीजें हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? हम सभी को पता है कि जितना बड़ा देश होगा, जितना बड़ा क्षेत्र होगा, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ समाहित कर पाएंगे। लेकिन भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश माना जाता है और इससे भारत से भी बड़ा जो देश जिसे हम लोग कहते हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बाद अर्जेंटीना का स्थान है। ये 7वां बड़ा देश है। तो ये हिस्सा कितना है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें देखा जाता है और साथ ही साथ इसमें जनसंख्या कितनी है। अब गौर करेंगे 2011 का आंकड़ा ले तो भारत विश्व स्थल का 2.4% ही भारत में क्षेत्रफल है जो स्थल भाग है, लेकिन जनसंख्या विश्व का लगभग 17.5% है। तो हम आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में सघन आबादी कितनी है और उस सघन आबादी संपूर्ण क्षेत्र जैसे पर्वत भी शामिल है और ऑलरेडी मरुस्थल भी शामिल है। अगर मरुस्थल पर्वत को हटा दे तो सघनता और कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कोरोना का या छुआछूत बीमारी का जो प्रभाव जो दिखता है वो सारी चीज़ें इसी रूप में दिखता है। तो हम इस बात की चर्चा करेंगे जो तीसरा वीडियो में इसका जो सप्लीमेंट पार्ट पोर्शन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है। अब आता है स्थलीय सीमा। हम सभी को पता है कि भारत के जो 17 राज्य पहले थे जम्मू कश्मीर के हटने के बाद अब 16 राज्य हो गए। तो 16 राज्य का जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थल को छूती है, जिसमें अब अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो गुजरात है, आप डिस्टर्ब ना करें, आप ये गुजरात का नाम लेंगे, दूसरा है राजस्थान है, पंजाब है, इसके बाद जम्मू कश्मीर पहले था अब हट गया, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल का भी है, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये जो 16 देश है इनकी सीमा जो है 7 देशों के जहाँ 7 जो टच होती है, तो इसमें हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे सीमा संबंधी विवाद कौन कौन सी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ काम करती है। तो डिफेंसिव में कौन कौन है, ऑफेंसिव में कौन कौन सा विवाद है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, खास करके स्थलीय सीमा को लेकर के। एंड लास्ट जलीय सीमा पर हम लोग चर्चा करें। जलीय सीमा में क्या दिखाना है कि भारत का वर्तमान में जो 9 राज्य जिसकी सीमा समुद्र को छूती है। अगर गुजरात से ले, गुजरात है नीचे जस्ट आएंगे तो महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल के जस्ट बाद चलेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसका उड़ीसा के बाद है पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो ऑलरेडी समुद्र में आता है, एक जो है अंडमान निकोबार, दूसरा जो है आपका लक्षद्वीप। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश अन्य भी है, एक पुडुचेरी है और दादर नागर हवेली, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके साथ आपको हम लोग चर्चा कर सकते हैं 4 केंद्र शासित प्रदेश के आसपास। तो ये जो चर्चा जो है कि ये जलीय सीमा में एक पहलू तो ये चर्चा होगी। दूसरे पहलू की सबसे लंबी सीमा किसकी छोटी सीमा। इसके अलावा हम लोग चर्चा करते हैं कि समुद्र में भी तेल निकालते हैं तो भारत मुंबई से 170 किलोमीटर लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में तेल निकालते हैं। अगर समुद्र में तेल अगर हम निकालें तो पाकिस्तान भी कल आ सकता है, कल अंतर्राष्ट्रीय अन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हमें कुछ क्षेत्राधिकार समुद्र में मिला है और जो क्षेत्राधिकार जो मिला है जिसको हम लोग 3 पार्ट में कहते हैं, जिससे क्षेत्रीय सागर पहला हो गया जो प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। दूसरा जो है संलग्न क्षेत्र है जो मेरा नौसेना क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा हम लोग चर्चा करते हैं एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो कि संसाधन यानी वैज्ञानिक स्तर पर आर्थिक स्तर पर इसका हम लोग संसाधन का चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो भी काफ़ी मायने होगा और कई चीज़ें जो समझने की चीज़ें इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जलीय सीमा। लास्ट में एक चीज़ करेंगे कि भारत का खास करके
भू स्थिति पर जो चर्चा होती है कि जियो पॉलिटिक्स क्या, जियो इकोनॉमी क्या हो सकता है, जियो कॉमर्स क्या हो सकता है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से इसे तैयार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल